बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अहसन अवैसी और मैं आज आपको पीएसजी के एकेडमी के फोरम पे वेलकम करता हूं। नेक्स्ट हम अपना पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। ADFIA का है। इसके अंदर मैथ के हवाले से पहला क्वेश्चन है -7m माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 3n माइनस मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट 8m माइनस 4n माइनस 10m और ब्रैकेट्स क्लोज। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको पता ही है, ब्रैकेट्स वाले कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को किस तरह सॉल्व करेंगे? इसके अंदर कोई सिमिलर टर्म्स हैं पड़ी जिनको आपस में सॉल्व किया जा सकता है, पहले उनको करते हैं। जब वो सॉल्व हो जाए तो बाहर जो कुछ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो कर लेते हैं। ये n वाली टर्म है, ये m वाली टर्म है, दोनों आपस में सॉल्व नहीं होंगी, ऐसे ही खड़ी रहेंगी। अब हम बाहर देखते हैं, बाहर इसके साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है? माइनस। मतलब यही वाला जो माइनस है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, ये माइनस बन जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये प्लस बन जाएगा। तो इस तरह ये हमारी स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है। अब स्मॉल ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम मिडल ब्रैकेट पे आते हैं। अब ये जो हमारी मिडल ब्रैकेट है इसके अंदर n के साथ n वाली तो कोई टर्म नहीं है, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर m वाली दो टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें, बाहर वाला तो सब कुछ वैसे का वैसा आ जाएगा। मिडल ब्रैकेट जो होगी वो हमारी आएगी, बाहर इसके माइनस होगा। 8m और 10m कितना बनता है? 18m माइनस 4n रह जाता है। मिडिल ब्रैकेट भी क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब आगे हम ये देखते हैं कि ये देखें, आपके पास ये माइनस है ना, अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आंसर आता है माइनस, ये बन जाएगा -18m माइनस माइनस प्लस 4n। ये हमारे पास आ जाता है। मिडिल ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो चुकी है और 3n माइनस 18m प्लस 4n हमारे पास रह गया। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम देख लें, ये भी n वाली टर्म है और ये वाली भी n वाली टर्म है। दोनों n वाली टर्म्स को हम आपस में सॉल्व करेंगे। 4n है और ये 3n है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 7n। ओके, ये साथ में रह जाता है -18m प्लस 7n हो गया। साथ में ये स्क्वायर ब्रैकेट है हमारी, और बाहर इसके क्या है हमारे पास? स्टार्ट से ही माइनस चलता आ रहा है, इसके बाहर माइनस है। तो ये माइनस को हम अंदर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 18m बन जाएगा और माइनस प्लस -7n बन जाएगा। तो ओवरऑल हमारे बनता है, ये हमारा बन गया -7m प्लस 18m माइनस 7n। अब 7m है और ये 18m है। 18m में से 7m हम निकाल देंगे क्योंकि दोनों के साइन एक दूसरे से अपोजिट है। 18m में से 7m चला जाए तो 11m रह जाता है -7n। यही हमारा फाइनल आंसर है। Our next question is x is equal to y raised to power a, y is equal to z raised to power b, and z is equal to x raised to power c. Then a multiply by b multiply by c is a multiply by b multiply by c की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है। हमारे पास a, b और c की अकेले अकेले वैल्यू होगी तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास इनकी अकेले अकेले वैल्यू नहीं है, हम इनकी अपनी अकेली इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं। उसको निकालने के लिए मैं पहली इक्वेशन को लेता हूँ। x इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर a है। इसमें a को जो एक्सपोनेंट्स में मौजूद है इसको मैं सिंपल बेस वाली फॉर्म में लाने के लिए क्या करता हूँ, दोनों साइड पे मैं लॉग लेता हूँ। ठीक है, दोनों साइड पे लॉग लेंगे, ये बन जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y रेज टू पावर a। ये दोनों साइड पे मैंने लॉग ले लिया। अब लॉग का ये रूल होता है कि जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा हो, जिस वैल्यू का लॉग लिया जा रहा हो, उसकी जो पावर होती है वो उससे पहले आ जाती है। तो हमारा ये बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू a log ऑफ y। दैट्स इट। अब आपके पास क्या है? a की वैल्यू अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब a जो है एक्सपोनेंट में नहीं रहा तो log y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह बनेगा a इज इक्वल टू log x ओवर log y। ओके, बिल्कुल इसी तरह b की हमारे पास वैल्यू आएगी log y ओवर log z, और c की हमारे पास वैल्यू आएगी log z ओवर log x। ये a, b और c की हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, a, b और c को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरह करेंगे? a की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये b की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये वाली c की वैल्यू। ये आ गया हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, और लेफ्ट साइड पे इनकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं।
अब आपके सामने ही है log x के साथ log x कैंसिल होगा, log z के साथ log z कैंसिल होगा, log y के साथ log y कैंसिल हो जाता है, सारे 1 1 आ जाते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, इसका फाइनल आंसर हमारे पास आता है 1। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 5। इसका आंसर निकालें, क्या बनेगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता ही है कोई भी अगर बेस सेम हो तो अगर कोई भी नंबर आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर बेस सेम है तो पावर्स उसकी प्लस हो जाती हैं, तो हम इसकी पावर्स को प्लस कर देंगे। 8 रेज टू पावर 3 + 2 + 5 ये इस तरह बन जाएगा। तो ओवरऑल ये बनता है 8 रेज टू पावर 10। 8 रेज टू पावर 10 हमारे गिवन ऑप्शंस हैं हमारे पास 0, 1 एंड 8, तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, तो नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर बनेगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। इसका आंसर निकालना है हमने। हम क्या करेंगे, हम जो नीचे वाली इसकी टर्म है इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर रूट, यहाँ पे प्लस है ना, हम माइनस वाली टर्म के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हमने नहीं देखना, इस टर्म को नहीं देखना। जब स्क्वायर रूट वाली टर्म इस तरह से डिवाइड हो रही है, उसको सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका होता है कि उसके दरमियान में प्लस है तो माइनस वाली टर्म के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाली के साथ, यहाँ प्लस है ना तो मैं माइनस वाली टर्म के साथ 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, ये इसके साथ में ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके सामने ही है नीचे वाली जो टर्म है a + b इंटू a - b, मैथमेटिकल अलजेब्रिक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, उसी के मुताबिक ये बन रही है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, a + b इंटू a - b। और ऊपर वाली जो टर्म्स हैं ये आपस में इनका स्क्वायर बन जाएगा। ये बनेगा हमारे पास 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट इस सारे का स्क्वायर। तो हम इसको अब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 5 स्क्वायर रूट ये बन गया हमारे पास a - b होल स्क्वायर, वो अलजेब्रिक हमारे पास फार्मूला होता है, उसके मुताबिक हम इसको ओपन करेंगे। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं उसी के मुताबिक इसको ओपन करूँगा। तो ये हमारे पास बन गया है a - b होल स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने ओपन किया है, तो हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे भी, लेकिन ये वैसे का वैसा रह जाएगा। और नीचे आप देख लें कि 5 का स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 3 का भी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास ओवरऑल ये बन जाता है 5 - 3, ये 5 - 3 नीचे रह गया और ऊपर हमारे पास रह गया 5 + 3 - 2 इंटू 8 -2 इंटू 5 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। इसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा 5 + 3 क्या बन जाता है हमारे पास ऊपर 8 -2 इंटू 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट है, 5 3 क्या बनता है 15 स्क्वायर रूट, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा 5 - 3 2। ये हमारे पास टर्म बन गई है। अब इसमें आप ये देखें कि ये नीचे ऊपर जो दो टर्म्स हैं ये वाली 8 - 2 15 स्क्वायर रूट, इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है और नीचे भी हमारे पास 2 है पड़ा, तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ अगर, तो ये हमारे पास 2 के साथ ऊपर वाला मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर 4 - 15 स्क्वायर रूट रह गया, 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल हो जाता है। ओके, ओवरऑल हमारे पास यही आंसर रह जाता है 4 - 15 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a⁻² 2x - 2। वो कहता है x की वैल्यू पता करें, x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, अदर देन 1। अगर x की वैल्यू 1 ना हो तो क्या होगी, हम ये निकालते हैं x की वैल्यू क्या बनेगी। गिवन ऑप्शंस हैं हमारे पास -2 -1 एंड 0। हम क्या करते हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को बारी बारी x की जगह पे पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है। सबसे पहले हम -2 को पुट करते हैं a⁻² इंटू -2 तो क्या बनेगा हमारे पास a⁻² -2 ये हो जाता है -4 - 2, ये बन जाता है हमारे पास ओवरऑल a⁻⁻6। तो क्या ये इज इक्वल टू 1 बनेगा, दिस इज़ नॉट इज इक्वल टू 1, तो इसीलिए -2 वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ओके, हम अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं -1 वाला, a⁻² इंटू -1 -2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा a⁻² a⁻4 बन जाता है, ये भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए -1 वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब हम 0 को देख लेते हैं,
इसी के अंदर x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, a रेज़ टू पावर 2 इंटू 0 -2। अब इसको हम करें तो क्या बनता है हमारे पास, a रेज़ टू पावर 2 0 0 बन जाएगा, a रेज़ टू पावर -2 बन जाएगा। अब बताएं क्या ये 1 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेंसडे वॉज 37 and that of Tuesday to Thursday was 34. If the temperature on Thursday was 4/5 of that of Monday, then what is the temperature of Thursday? हफ्ते के 5 दिनों का टेम्परेचर की डिटेल आपको दी है। पहले मंडे से लेकर वेंसडे तक का जितना टेम्परेचर था उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको दी है कि उसका जो एवरेज है वो तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनता। और दोबारा वो बताता है ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक जितने दिन हैं इन दिनों का जो एवरेज टेम्परेचर बना वो तकरीबन 34 बना। आगे वो कहता है कि जो थर्सडे वाला टेम्परेचर था वो मंडे वाले टेम्परेचर से 4/5, मंडे वाले टेम्परेचर का 4/5 था। तो अब बताएं थर्सडे वाले टेम्परेचर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, इसको हम निकालते हैं। क्वेश्चन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसमें कहता है द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेंसडे वॉज 37। मतलब ये है कि मंडे वाला, ट्यूसडे वाला और वेंसडे वाला, इन दिनों के टेम्परेचर का एवरेज, मतलब इसको 3 पे डिवाइड करें तो इसकी एवरेज कितना है 37। तो हम इसका अगर टोटल निकालना चाहें तो क्या बनेगा, यही 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आता है 37 मल्टीप्लाई बाय 3 111 बन जाता है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे का टोटल टेम्परेचर 111 बन गया। इसी तरह वो हमें कह रहा है ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का, ट्यूसडे का और वेंसडे का और थर्सडे का जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर 34 है। तो उसका टोटल टेम्परेचर कितना बनेगा, 34 को हम उसी तरह 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 102 डिग्री सेंटीग्रेड। अगली स्टेटमेंट में वो हमें कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वॉज 4/5 ऑफ दैट ऑफ मंडे। थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे के टेम्परेचर से 4/5 टाइम्स है। ठीक है, मंडे के टेम्परेचर का 4/5 टाइम्स है। ये चीज़ उसने बताई है। आगे वो थर्सडे के टेम्परेचर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हमारे पास जो है ये 3 इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशंस को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं कि हम इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास थर्सडे है पड़ा, ओके, थर्सडे की वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेंसडे और ट्यूसडे हमारे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है। इसकी वैल्यू हम किसी तरह निकाल लेते हैं यहाँ से। वेंसडे और ट्यूसडे की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो हमारे पास बनता है m इज इक्वल टू मंडे इज इक्वल टू वेंसडे प्लस ट्यूसडे है ना, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। वेंसडे प्लस ट्यूसडे की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा वेंसडे प्लस ट्यूसडे की वैल्यू, वेंसडे प्लस ट्यूसडे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मंडे जो है उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 111 माइनस मंडे m। ठीक है, w प्लस टी की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। w प्लस टी की यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास ये w प्लस टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 111 माइनस m, ये w प्लस टी की ये वाली वैल्यू आ गई। प्लस क्या है हमारे पास, प्लस थर्सडे है इज इक्वल टू 102, ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन के अंदर थर्सडे की वैल्यू तो हमने निकालनी है, लेकिन m की वैल्यू हमारे पास नहीं है। m की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे कि m की वैल्यू इस इक्वेशन के मुताबिक m की वैल्यू क्या बनती है, m इज इक्वल टू 4/5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/4 ऑफ थर्सडे। तो m की जगह पे मैं 5/4 ऑफ थर्सडे लिख सकता हूँ। तो यही m की वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 111 माइनस m की वैल्यू क्या है 4/5 ऑफ थर्सडे, 5/4 ऑफ थर्सडे प्लस अब ये वाला थर्सडे इज इक्वल टू 102। तो इस इक्वेशन के अंदर ये भी थर्सडे वाला वेरिएबल है और ये भी थर्सडे वाला वेरिएबल है। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास फाइनली आता है -1/4 ऑफ थर्सडे इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास क्या है, राइट साइड पे हमारे पास है 102 और 111 जो है ये राइट साइड पे आ जाएगा, -111 बन जाएगा। ओके, तो फाइनली ये हमारे पास बन जाता है थर्सडे इज इक्वल टू
102 है और 111 है। 111 में से 102 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आता है माइनस का 9, और -1/4 है, इस तरफ आएगा तो बन जाएगा 4/1। ठीक है, माइनस के साथ माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है। 9 4 ज़ा 36, तो 36 जो है हमारे थर्सडे का टेम्परेचर है, TH की फाइनल वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स and for next 8 minutes at a speed of 45 km per hour. The average speed of train is, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम होना चाहिए। टोटल टाइम की हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं पड़ी, पहले 12 मिनट है, बाद में 8 मिनट है, टोटल 20 मिनट हो जाता है। टोटल टाइम हमारे पास है पड़ा, लेकिन टोटल डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम टाइम और स्पीड को यूज़ करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन आप ये देख लें, टाइम और स्पीड के दरमियान जो यूनिट्स हैं वो सिमिलर नहीं है। स्पीड में किलोमीटर के साथ पर आवर लिखा हुआ है और जो टाइम है वो मिनट्स में लिखा हुआ है। तो इन्हीं यूनिट्स को सिमिलर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूँ करते हैं कि यही जो हमारे पास गिवन टाइम है, गिवन स्पीड है ना, इसको हम आवर्स में कन्वर्ट, आवर्स के बजाय हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा, तो हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर वैसे रहेगा, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो मैं 60 पे डिवाइड कर दूंगा। अब ये किलोमीटर पर मिनट्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा, ताकि टाइम के जो यूनिट्स हैं वो सेम रहें। ओके, तो ओवरऑल ये हमारे पास बनता है 1/2 किलोमीटर पर मिनट। इसी तरह मैं 45 किलोमीटर पर आवर को भी कन्वर्ट करूँगा तो हमारे पास बनेगा 45 किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये हमारे पास बनता है 3/4 किलोमीटर पर मिनट। ओके, तो हमारे पास दोनों स्पीड्स दोनों स्पीड जो है किलोमीटर पर मिनट्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। सॉरी, हमने दोनों डिस्टेंसेस निकालने हैं, हमारे पास टाइम है पड़ा, डिस्टेंस निकालने हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो जो पहली वाली स्पीड है उसके मुताबिक पहला टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, दूसरी स्पीड के मुताबिक हम दूसरा टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। टाइम का जो पहला हिस्सा है डिस्टेंस 1, हम किस तरह करेंगे, S1 को पहली स्पीड को पहले टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहली स्पीड हमारे पास कितनी है, 1/2, और टाइम कितना लगा इसमें, 12 मिनट लगे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 किलोमीटर्स। और इसी तरह जो दूसरा डिस्टेंस उसने कवर किया है वो किस तरह आएगा, S2 मल्टीप्लाई बाई T2। ठीक है, दूसरी स्पीड उसकी कितनी थी, 3/4 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लगा इसमें, 8 मिनट लगे। तो ओवरऑल ये हमारे पास बन जाता है 4 1 4, 4 2 8, 3 2 6 किलोमीटर, ये वाला भी बन जाता है। तो 6 किलोमीटर ये, 6 किलोमीटर ये, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना बनेगा, 6 + 6, ये बन जाता है 12 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 12 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, और टोटल टाइम जो है हमारे पास 20 मिनट्स है। ठीक है, यहाँ से हम टोटल स्पीड निकालेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। डिस्टेंस है हमारे पास टोटल 12 किलोमीटर और टाइम है हमारे पास कितना, 20 मिनट। अब 12 और 20 गिवन ऑप्शंस जो हैं हमारे पास, उन ऑप्शंस में हमें किलोमीटर पर आवर में उसने आंसर पूछा। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, जब आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना होता है 60 पे डिवाइड करते हैं, जब मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना हो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 21 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ 36। 36 किलोमीटर पर आवर इज़ आवर राइट आंसर। 16% of a number is 216. What is 27% of the number? ये हमने निकालना है। 16% है हमारे पास 216। 16% को हम किस तरह लिख सकते हैं, 16/100 ऑफ x इज इक्वल टू 216। ओके, तो हमारे पास 16/100 है। इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। हमारे पास बन जाएगा 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 25 ज़ा 100 होता है। तो ये 4/25 बन गया। x की वैल्यू मैंने निकालनी है, x इज इक्वल टू बन जाएगा 216 मल्टीप्लाई बाय 4/25 है ना, इस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 25/4।
हमने एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, एक्स के 27% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 27% का मतलब होता है 27/100। तो मैं इस साइड पे कर दूंगा 27% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 216, ये 216 मल्टीप्लाई बाई 25/4 मल्टीप्लाई बाय 27/100। इसको हम इस तरह कर लेंगे, इसके साथ सिंप्लीफाई करने के बाद ओवरऑल हमारे पास आंसर आ जाएगा 364.5। ये इसका 27% है हमारा फाइनल आंसर। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 12 and 35 रेस्पेक्टिवली। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स विल बी। फ़र्ज़ करें वो दो नंबर्स हमारे पास x और y हैं, वो कह रहा है उनका जो सम है वो हमारे पास आ रहा है, उनको प्लस कर दें तो 12 आता है, और उनका जो प्रोडक्ट है हमारे पास यानी कि एक्स वाई, उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 35। आगे वो कहता है आप इस किस चीज़ की वैल्यू निकालें, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कि x का भी रेसिप्रोकल 1/x और y का भी रेसिप्रोकल 1/y, इनका जो सम है उसकी वैल्यू आप निकाल के बताएं कितनी बनेगी। हम इसके सम ये वाली चीज़ कैसे निकाल सकते हैं, मुझे इन दोनों को देखकर लग रहा है कि अगर मैं x को एक्स वाई पे डिवाइड कर दूं तो मेरे साथ x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, 1/y रह जाएगा। इसी तरह y को अगर एक्स वाई पे डिवाइड कर दूं तो हमारे पास y के साथ y कैंसिल हो जाएगा और 1/x रह जाएगा। तो इन्हीं गिवन डेटा को ही देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इन दोनों को इस पे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ सकता है। ओके, तो मैं इसी चीज़ को लेकर आगे चलता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं इस इक्वेशन पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आंसर बनेगा, ये हमारे पास आ गया x + y ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू इसका 12 ओवर इसका 35। अब x के साथ भी एक्स वाई डिवाइड होगा प्लस y के ऊपर भी एक्स वाई डिवाइड होगा, y के साथ यहाँ y कैंसिल होगा, यहाँ x के साथ x कैंसिल होगा, इज इक्वल टू ये 12/35। ये सिंप्लीफाई होता ही नहीं है, तो ओवरऑल ये वाला हमारे पास बन जाएगा x 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 12/35। यही फाइनल आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 4 whole 1/2 times that of the breadth. If the area of the plot is 200 meters square, then what is the length of it? अब किसी भी चीज़ का आपने एरिया निकालना हो, एरिया उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब लेंथ तो उसकी जो है हमारे पास, जो ब्रेड्थ है वो तो उसको तो मैं भी लिख दूं, लेकिन जो लेंथ है ना उसके बारे में वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 4 whole 1/2 times दैट ऑफ इट्स ब्रेड्थ। यानी कि जो लेंथ है वो 4 whole 1/2 times ऑफ ब्रेड्थ, ये इसके इक्वल है। तो एल की वैल्यू क्या बनेगी, 4 2 8 + 1 9/2 बी। एल की वैल्यू ये वाली बन गई, तो एल की जगह पे 9/2 बी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 9/2 बी इज इक्वल टू एरिया की वैल्यू उसने खुद ही हमें दी है 200। तो ये हमारे पास बन जाता है b मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर बन जाता है, 9/2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 2/9। 200 मल्टीप्लाई बाय 2 ये बन जाता है 400, 400/9। b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 400/9। ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है b की वैल्यू आ गई हमारे पास 400 का स्क्वायर बनता है 20 और 9 का स्क्वायर रूट बनता है 3, तो 20/3 ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। l की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने अभी निकाली थी, l इज इक्वल टू 9/2 b। तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, l इज इक्वल टू 9/2, तो वैसे आ गया। b की वैल्यू क्या है 20/3, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 20/3। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20 हो जाता है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 हो जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर आता है 30। यही हमारे पास L की वैल्यू है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। अ रेक्टेंगुलर कारपेट has an area of 120 square meters and a perimeter of 46 meters. The length of the diagonal is, आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर कारपेट है, एरिया होता है उसने कितनी जगह घेरी हुई है, तो उसका टोटल एरिया उसने खुद ही हमें बता दिया है, एरिया है उसका 120 स्क्वायर मीटर्स। जो उसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर है कहते हैं इसकी दोनों लेंथ और दोनों वेड्थ को हम प्लस कर दें तो हमारे पास पेरीमीटर बन जाता है। पेरीमीटर की वैल्यू है 46, ठीक है। अगर एक बार एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करने से हमारे पास एरिया आता है।
जो पेरीमीटर है वो आता है हमारे पास 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेड्थ को प्लस कर दें, एक लेंथ दूसरी लेंथ, ठीक है, और एक बार ब्रेड्थ और दूसरी बार ब्रेड्थ, इन सबको आपस में प्लस कर दें तो हमारे पास बनता है पेरीमीटर। अगर एक बार लेंथ और एक बार ब्रेड्थ को प्लस करना हो तो क्या करेंगे, 46 का हम हाफ ले लेंगे, एल प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 23 आ जाएगी। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 43, 2L प्लस 2B की वैल्यू थी 46, टोटल पेरीमीटर 46 था, उसका हाफ बनता है 23, और एरिया की वैल्यू क्या है हमारे पास 120। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, इसकी वैल्यू एरिया की वैल्यू हमारे पास है पड़ी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू भी हमारे पास है पड़ी। आगे मैं आपके सामने फार्मूला लिखा है L माइनस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। अब मैं इसी फार्मूले को रीअरेंज करता हूँ, इसी के अंदर मैं प्लस 2AB प्लस 2LB माइनस 2LB ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, इन चीज़ों को अगर मैं लूँ तो ये ओवरऑल क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये क्या बनता है L प्लस बी होल स्क्वायर, ये इस तरह बन जाता है ना। तो मैं इन सबको अरेंज करके मैंने ऐसे लिख दिया। बाकी हमारे पास क्या रह गया, माइनस 2LB ये वाला और माइनस 2LB ये वाला, तो हमारे पास रह जाता है माइनस 4LB, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, L माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन गई है। इसके अंदर हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं पड़ी। L प्लस बी की वैल्यू भी है पड़ी हमारे पास, एल बी की वैल्यू भी है पड़ी, एल माइनस बी की वैल्यू नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं इसको आराम से। एल प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल प्लस बी की वैल्यू है 23, तो ये बन गया 23 का स्क्वायर, और इसी तरह एल बी की वैल्यू है 120, तो मैंने इसको लिख दिया 120, 4 मल्टीप्लाई बाय 120, ये 23 का स्क्वायर है। 23 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 529, और 120 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमारे पास बनता है 480, ओके। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास रह गया एल माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें से 529 में से हम 480 को जब माइनस करते हैं हमारे पास आंसर आता है 49। ये एल माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। स्क्वायर के साथ मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। एल माइनस बी, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 49 का स्क्वायर रूट ले लें तो 7 आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख लें आपके पास फाइनल ये बना, एल माइनस बी की वैल्यू है 7 और एल प्लस बी की वैल्यू है 23। इन्हीं दो इक्वेशंस को लेकर हम इसके एल और बी दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। एल प्लस बी 23 था और एल माइनस बी हमने अभी अभी निकाला है, वो 7 बन रहा था। दोनों इक्वेशंस को जब हम प्लस करेंगे तो इनकी प्लस बी के साथ माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 2L इज़ इक्वल टू 30 एंड L इज़ इक्वल टू 15, ठीक है। L की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 15 आ गई। अब हम यहाँ से B की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता ही है L माइनस बी इज़ इक्वल टू 7 है ना, तो L माइनस बी इज़ इक्वल टू 7 है, या इसको कर लें L प्लस बी इज़ इक्वल टू 23 है, L प्लस बी इज़ इक्वल टू 23 है, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 माइनस L, तो L की वैल्यू क्या है 15 है, 23 में से 15 निकाल दें तो आपके पास B की वैल्यू आ जाती है 8, ठीक है। L की वैल्यू 15 है, B की वैल्यू 8 है। अब हम चलते हैं वापस अपनी रेक्टेंगल की तरफ। जो रेक्टेंगल थी हमारे पास इस तरह की थी, इसकी जो लेंथ है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है अभी 15, जो ब्रेड थी उसकी वैल्यू हमने 8 निकाल ली। वो डायगोनल की लेंथ हमसे पूछ रहा है, ये डायगोनल की लेंथ। अब आपको पता ही है जो रेक्टेंगल होती है उसका अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर दें तो इसकी 2 ट्राइंगल्स बन जाती हैं। तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाली है, हम अगर इसी ट्राइंगल को ही कंसीडर कर लें, इसमें ये वाला डायगोनल आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हमें 2 साइड्स की वैल्यू पता हो तो इसी साइड की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। किस तरह, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, दोनों ये इसके इक्वल होता है। अब आपने हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, इसके स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं निकालनी, तो दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हाइपोटेनस यानी कि ये डायगोनल, मैं डायगोनल की जगह पे यहाँ पे d लिख देता हूँ, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 64, दोनों को हम प्लस कर देंगे, 225 प्लस 64 ये हमारे पास बन जाता है 289। इसका स्क्वायर रूट लेना है, 289 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 17, यही हमारे डायगोनल की वैल्यू है। A rectangular courtyard 3.78 meter long and 5.25 meter broad is to be paved exactly with square tiles, all of the same size. The minimum number of such tiles is.
एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है, उसकी लेंथ जो है वो बन रही है 3.78 मीटर्स। अब इसको मैं सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि होल नंबर आ जाए। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 100 से ज़रब देंगे तो 378 सेंटीमीटर बन जाएगा। इसी तरह इसकी जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ हमारे पास आ रही है, उसने कहा 5.25 मीटर्स है, तो ये सेंटीमीटर्स में बन जाएगी 525 सेंटीमीटर। ओके, एक साइड ये आ गई, एक साइड ये आ गई। आगे वो कहता है नंबर ऑफ़ टाइल्स आप निकालें। नंबर ऑफ़ टाइल्स जब भी हमने निकालनी हो तो हम किस तरह करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स हमने निकालनी हो, नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने का फार्मूला होता है टोटल जो फ्लोर है उसका एरिया ओवर एक टाइल का एरिया। जब हम कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टाइल्स आ जाएगा। तो आपको पता ही है वो कह रहा है द ऑल ऑफ द सेम साइज द मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल्स। मिनिमम नंबर टाइल्स कम से कम अगर हमने इस्तेमाल करनी हो तो बताएं कितनी इस्तेमाल करनी होगी। किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर आपने किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ानी हो तो आप क्या करते हैं, उसके न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ा देते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू या फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम कर देते हैं। अगर आपने उसकी ओवरऑल फाइनल आंसर आपने कम से कम रखना हो, मिनिमम रखना हो, तो आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू कम से कम कर देते हैं या फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि या तो हम न्यूमरेटर को कम से कम कर दें तब हमारी मिनिमम टाइल्स लगेंगी, या फिर डिनोमिनेटर को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें। जो न्यूमरेटर है ये हमारे पास टोटल फ्लोर का एरिया, टोटल फ्लोर का एरिया तो उसने फिक्स कर दिया, लेंथ इतनी ब्रेड्थ इतनी, दोनों का मल्टीप्लाई करें, ये जितना आएगा उतना ही एरिया रह सकता है, उससे बढ़ या कम नहीं हो सकता। लेकिन एक टाइल का जो एरिया है उसको हम बढ़ा या कम कर सकते हैं। अगर एक टाइल का एरिया हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ़ टाइल्स कम से कम इस्तेमाल होंगी। तो एक टाइल का एरिया हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो हम देखते हैं कि एक टाइल का एरिया कितना बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइल का एरिया कितना बनेगा। उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। लेंथ हमारे पास कितनी है 378, इसके जो फैक्टर्स बनते हैं ना हमारे पास 378 के फैक्टर्स बनते हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और इसी तरह हमारे पास जो इसकी ब्रेड्थ आ रही है वो है 525 सेंटीमीटर, और इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसका हमने HCF लेना है क्योंकि हमने ए की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, एक टाइल की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो HCF लेना हो तो क्या करते हैं, वो फैक्टर्स निकालते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहे हो। ठीक है, 3 आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास यहाँ पे इसका HCF बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज़ 21। तो एक जो टाइल है उसका साइज़ आएगा 21, उसकी लेंथ 21, उसकी ब्रेड्थ हमारे पास इसका टोटल एरिया आता है 441। ये एक टाइल का एरिया आ गया। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ़ टाइल्स किस तरह निकलेंगी, टोटल एरिया हमारे पास क्या है 378 मल्टीप्लाई बाय 525 ओवर सिंगल टाइल का एरिया 441। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि बनता है 450। इतनी नंबर ऑफ़ टाइल्स लगेंगी कम अज़ कम। The perimeter of a floor of a room is 18 meters. What is the area of walls of the room if the height is 3 meter? कोई एक रूम है, ठीक है, उसकी जो वॉल्स हैं उसका टोटल पेरीमीटर है 18 मीटर। लेंथ जितनी भी है, ब्रेड्थ जितनी भी है, अगर इसको इन जो वॉल्स हैं इनकी टोटल लेंथ 18 मीटर है। इसी को अगर मैं ओपन करूं तो एक बार लेंथ, फिर ब्रेड्थ, फिर लेंथ और फिर ब्रेड्थ, और सारी ये जो हैं इन सबको अगर मैं टोटल करूं तो टोटल इसका बनता है 18 मीटर। ओके, अब वो कह रहा है इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर्स है, टोटल हाइट उसकी 3 मीटर है। तो वो कह रहा है वॉल्स का एरिया कितना बनेगा, टोटल लेंथ उसकी 18 मीटर है, हाइट उसकी 3 मीटर है। हम यहीं से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 54 मीटर स्क्वायर इसकी वॉल का टोटल एरिया बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस पेपर के जो नए क्वेश्चन थे हो चुके हैं। ये बैच 2 का पेपर है। बैच 1 वाले पेपर में कुछ क्वेश्चन थे जो इसमें रिपीट हुए, वो वाले मैंने स्किप कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने देखने हैं तो आप पिछले बैच वाला जो पेपर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहीं पे जाकर इन बाकी क्वेश्चंस के सलूशन देख सकते हैं। रिपीटेड हैं ये क्वेश्चंस।